गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं आप आपके घर पे आपकी पूरी पढ़ाई डेली अपडेट करते होंगे। अभी हम हमारे इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री के चैप्टर में लास्ट स्टेज में हैं। कुछ ही दिनों में भारत इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। अभी आज तक के लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। भारत में बंगाल का जैसे पार्टीशन होता है, वहां से एक एक मोशन हमें पूरी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में दिखती है कि लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में कैसे यहाँ के मिडिल क्लास के लोग भी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आईएनसी तो थी ही, बट आईएनसी का काम एक एलाइट क्लास और एक इंटेलेक्चुअल क्लास तक ही सीमित था। उसको नीचे के स्टेज पर मिडिल क्लास के लेवल पर लाया किसने? तो वो लाया लोकमान्य तिलक जी ने। उसके बाद गांधी जी का नेतृत्व उभरता होता है। चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, डिसोबीडेंट मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट्स थी गांधी जी की, इस मूवमेंट से गांधी जी ने वो जो फ्रीडम मूवमेंट थी इंडिया की, उसको मतलब नीचे की क्लास, मतलब जो भी लोअर क्लास था वहां तक के स्प्रेड किया। ना सिर्फ पुरुष बल्कि स्त्रियां भी यहां पर मूवमेंट में शामिल होती हुई दिखाई देती है। किसके पीरियड में? गांधी जी के पीरियड में। अभी आज हम ऐसी ही एक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री की सबसे बड़ी और लास्ट एक मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इवेंट्स होती है जिसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो डिमांड फॉर पाकिस्तान, आज भी भारत का एक मुद्दे से पाकिस्तान जो हमारा पास का राष्ट्र है, इसके साथ हमारी जो है लड़ाई चलती रहती है। बट इसका इतिहास क्या है, ये कैसे बना? तो देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना इसीलिए हुई थी कि वो तो एक डिवाइड एंड रूल का एक फंडा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बट उसके पीछे एक रीजन ऐसा था, आईएनसी की फॉर्मेशन हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी। बट इस्लामिक लोगों का यह कहना था, उनका ऐसा सोचना था कि ये जो आईएनसी है ये एक मेजर हिंदू कमिटी है, मेजर हिंदू लोगों की पार्टिसिपेशन कमिटी है, इसमें इस्लामिक लोगों को कोई स्थान नहीं है, ऐसी भावना उनके मन में थी। ये मुस्लिम लीग की स्थापना का एक कारण बनता है। और धीरे धीरे करके जैसे ही मुस्लिम लीग को लीडर्स मिलते जाते हैं, वो उनके सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर अभी धीरे धीरे सेपरेट कंट्री की ही बात करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलती है ये बात। द टर्म पाकिस्तान वॉज गिवन बाय चौधरी रहमत अली, इन्होंने ये सबसे पहले टर्म दी थी। कौन सी? पाकिस्तान। और जिसको इंप्लीमेंट और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किसने किया? तो वो थे बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये शायर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने 1930 में ये सजेशन दिया था कि फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का जो एरिया है ये एक अलग कंट्री बनना चाहिए। किसने कहा था? शायर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने कहा था। अभी प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान ये 1940 की मुस्लिम लीग की लाहौर सेशन में पास किया गया। कौन सा? प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान 1940 के लाहौर सेशन में। कांग्रेस का नहीं था, ये मुस्लिम लीग का सेशन था। अभी बात होती है दूसरे वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, और अभी भारत में क्या सिचुएशन होती है ये भी ध्यान में रखो। दूसरा वर्ल्ड वॉर, ये भी वर्ल्ड वॉर ऐसा था जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन पूरा उसमें इन्वॉल्व था। जायज सी बात है, भारत पर उसका परिणाम होने वाला था। भारतीय लोगों की उस युद्ध में मदद होने ही वाली थी और लेके ही जाने वाले थे ब्रिटिश। बट अब भारतीय मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय इसीलिए मदद करने के लिए तैयार नहीं थे कि ब्रिटिशों ने उनके लिए जो पहला महायुद्ध हुआ था उस समय में भी बहुत सारे ऑफर्स रखे थे कि महायुद्ध खत्म होने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट देयर वेयर नो चेंज। ओके, अभी भी ऐसा ही होता है।
भारतीयों को इस दूसरे महायुद्ध में मदद मांगी जाती है भारतीयों से, बट अभी क्या होता है ये भी जान लो। 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू होता है, खत्म होता है 1945 को। अभी ये अगस्त ऑफर है 1940 की, इसमें क्या बातें दी गई थी आइए जानते हैं। टू गेट इंडियन कोऑपरेशन इन द वॉर एफर्ट द वायसराय अनाउंस द अगस्त ऑफर। किसके लिए की गई थी? तो देखो, टू गेट इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये यहां पर याद रखो। विच प्रपोज डोमिनियन स्टेटस, वसाहती का राज्य इनको मिल जाएगा। वसाहत का राज्य हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या टर्म है। तो ये एक यहां पर ऑफर दी गई थी भारतीयों को, और उसके अलावा एक्सपांशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वॉर अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की भी बात की गई है, डोमिनियन स्टेटस अलग से रहेगा उनका। ये सारे ऑफर्स दिए गए इस अगस्त ऑफर के दरमियान। अभी क्या होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज एंड नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। अभी यहां पर माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखा गया। सोशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो भी वीक यहां पर घटक थे उनका भी इसमें विचार किया गया। द कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर बट वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीयों को अभी ब्रिटिशों के किसी भी फ्यूचर प्लानिंग पर विश्वास नहीं रहा करके इन्होंने, आईएनसी ने क्या किया कि ये जो अगस्त ऑफर थी उसको रिजेक्ट किया। अभी इसको सिर्फ मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, हमें दिखाई देता है। अभी आगे क्या होता है, फिर से ब्रिटिश भारतीयों की मदद के लिए आते हैं, मदद के लिए प्रयास करते हैं, मदद के लिए याचना करते हैं क्रिप्स मिशन के तहत। यह आता है 1942 में। अभी इसमें क्या होता है, ये जापान की एक्टिविटीज यहां पर भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। भारत अभी ब्रिटिश कॉलोनी था तो जापान का अपोजिट था करके म्यांमार वगैरह जो पार्ट है ये वो जीतता आया था, जीतता आगे आगे आने वाला था जापान। अभी इसका जापान का डर सबसे पहले भारतीयों को था, क्योंकि चीन के बाद भारत ही आता है जो जापान के सबसे पास में होता है। तो क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ गेट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अभी एक्टिविटी बढ़ रही है दूसरे महायुद्ध में, थोड़ी सी जापान की पावर बहुत ज्यादा थी उस समय में, जापान कोई ऐसा वैसा देश नहीं था। तो ये एक्टिविटी को रोकने के लिए भारतीयों की जरूरत थी और क्रिप्स मिशन को इसलिए भेजा गया था कि भारतीयों की मदद लेके आए। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनको भेजा गया, लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस के लीडर थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी। ठीक है, तो अभी उन्हीं के नाम से इसको क्रिप्स मिशन कहा गया है। क्रिप्स मिशन डिक्लेयर दैट द एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वुड बी अ अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारतीयों को स्वराज देने की बात इसमें कही गई। पहले क्या कहा गया था अगस्त ऑफर में, तो डोमिनियन स्टेटस कहा गया था, कॉलोनियल डोमिनियन स्टेटस, वसाहतों का राज्य कहा गया था, वो दिया जाएगा। अब यहां पर क्या कहा गया है, आपको सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा, आप अपना राज्य करो, ये यहां पर इनको ऑफर दी गई थी। बट इसके भी क्या परिणाम होते हैं ये भी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वाज टू बी इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स इन केस ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये एक मुद्दा है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा और कैसे बनेगा, ये भी यहां पर डिसाइड किया गया था। बट ये क्रिप्स मिशन जो है ये फेल हो जाता है, और देखिए गांधी जी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। द इंडियन लीडर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मोर promise for the future and Gandhi ji told the proposal as a post dated check on a crashing bank। मतलब जो बैंक आने वाले कुछ दिनों में डूबने वाली है उस बैंक का चेक एक्सेप्ट करने जैसी बात हो गई है ये, क्योंकि ब्रिटिश कब अपना मुंह फेर लेंगे अपनी बातों से इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, और इसीलिए गांधी जी ने ये उनके मुंह से शब्द निकले। तो अभी भारतीयों को ब्रिटिशों की कोई भी योजनाओं पर विश्वास नहीं था करके, अभी देखो क्या होता है कि भारतीयों का सपोर्ट तो नहीं मिल पाया,
भारतीयों को ऐसा लगा है कि अभी ब्रिटेन जो है दूसरे महायुद्ध में इन्वॉल्व है, अभी अगर हमने अगर फ्रीडम मूवमेंट को एक्सेलरेट किया तो इसका फायदा हो सकता है। इसीलिए एक मूवमेंट शुरू होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी गए डिकेड में भी बहुत सारी ऐसी, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी भारतीयों को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की है, वो भी भारत के लिए दुखदायक बात थी। बट अभी कैसे ये डिवाइड तो होते जा रहे थे, बट फ्रीडम की बात कोई नहीं कर रहा था। अब इस मूवमेंट को एक जोर से एक्सेलरेट करने की जरूरत थी, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रेशर था ब्रिटेन पर। अगर यहां पर एक्सेलरेट हो जाती है मूवमेंट तो भारत को स्वतंत्र मिल सकता है। ऐसी बात उस समय के आईएनसी या फिर भारत के लीडर्स ने सोची थी, करके उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की 1942 में। अभी उस समय गांधी जी वर्धा में रहते थे, सेवाग्राम करके आश्रम है उनका, बापू कुटी वहां पर है। अभी वहां पर ही इस क्विट इंडिया मूवमेंट का ढांचा बना, ठीक है। तो वर्धा में ये सब प्लानिंग बनी कि आगे क्या करना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होगा, कैसी उनकी प्लानिंग रहेगी, कौन हेड रहेगा, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखी गई। अभी क्या होता है, ये मूवमेंट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं था, एक लार्ज स्केल पूरे भारत पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला था। और सारे भारतीय लोगों ने इस मूवमेंट में, स्त्रियों, पुरुषों, ठीक है, कामगार वर्ग जो भी था या फिर नौकर वर्ग जो भी था, कॉमन मैन, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया चले जाओ मूवमेंट में। ये एक सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट थी। सिविल डिसोबीडेंट मतलब समझते हो कि सविनय पूर्वक कायदे को नकारना, ये इसका एक पार्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी इसमें क्या होता है ये भी हम देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो नोन एज प्रपोजल एंड लीडरलेस रिवॉल्ट। देखो, जैसे मैंने कहा था कि गांधी जी ने इसकी योजना रखी थी, गांधी जी ने प्लान किया था, बट ये पूरे लार्ज स्केल पर इंडिया पर ये इंपैक्ट था और इंपैक्ट पड़ने वाला था। जहां पर भी हो, जैसे ही हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, बट ब्रिटिशों को यहां से भगा देना है और ब्रिटिशों के साथ असहकार करना है, उनके साथ सिविल डिसोबीडेंट करना है। वहां पे आपका नेता रहे या ना रहे कोई बात नहीं, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, ब्रिटिशों के पॉलिसी के साथ असहमत रहो। अभी ये पॉलिसी के तहत सारे भारत में योजनाएं शुरू होती है, बट ये एक्चुअली शुरू कहां से होती है तो ये भी देखते हैं। कांग्रेस मेट एट बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942 एंड पास द फेमस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। कांग्रेस के बंबई में हुए सेशन में ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था या फिर मूवमेंट की जो ढांचा था वो रखा गया, और वहीं से गांधी जी ने फेमस एक स्लोगन दिया, डू और डाई। ये आखिरी सबसे बड़ी मूवमेंट थी इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री की, करके गांधी जी ने कहा अब करो या फिर मरो। ये स्लोगन गांधी जी ने यहां पर दे दिया है। अभी गांधी जी डू और डाई की बातें कर रही है। जो आदमी सत्याग्रह, अहिंसा, शांतता ऐसी बातें कर रहा था, गांधी जी अभी उन्होंने अपना रवैया बदल दिया, डू और डाई का नारा देने लग गए हैं। लेकिन इसका मतलब ब्रिटिशों को पता चल गया कि अभी कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वैसे ही उन्होंने एक्शन लिया तुरंत, एक ही दिन के अंदर ये क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे भारत में शुरू हो जाता है। लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते। द क्विट इंडिया मूवमेंट बिकम अ पावरफुल मास कैंपेन गैल्वेनाइजिंग पीपल इनटू वेहेमेंटली डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। देखो, जैसे मैंने आपको कहा था, अभी दूसरे ही दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अदर जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जाता है, और कांग्रेस पार्टी को, जो भी आईएनसी की पार्टी थी, उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता है। अभी ये जो मूवमेंट है ये शुरू तो होती है, बहुत कम दिनों के लिए ही चलती है, बट लार्ज स्केल पर इंपैक्ट होता है। बट क्या होता है, उतने ही जल्दी ये खत्म भी होती है, क्योंकि क्या होता है कि जगह जगह पर लोगों ने प्रदर्शन तो शुरू कर दिए, बट लीडरलेस ये रिवॉल्ट था, तो लीडर का होना जरूरी रहता है। ठीक है, ये बात याद रखो। दूसरी बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे इंडियन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, ये तो एक बात थी। और
अभी भी भारतीयों की योजनाओं को अमल में लाने के लिए प्री प्लानिंग नहीं थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, करके ये योजना फेल हो गई। अभी आगे देखते हैं। द वायलेंस that had broken out into different parts of the country. Many government offices were destroyed, telegraph wire were cut and communication paralyzed. क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान भूमिगत आंदोलन भी शुरू होता है। भूमिगत आंदोलन क्या होता है? तो ऐसा आंदोलन जहां पर लोग सामने ना आके, सरकार के सामने ना आके चुपचाप में ही कुछ सरकार के अगेंस्ट में कार्रवाई कर देते हैं, जैसे कि टेलीग्राफ्स के वायर कट करना या फिर उनकी कम्युनिकेशन को पैरालाइज्ड कर देना, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय कर देना, ये ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां की जाती है और क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान यही होता है। हालांकि गांधी जी के जो भी अच्छे साथीदार थे या फिर कांग्रेस के लीडर्स थे उनको जेल हो गई, बट क्या होता है कि बाकी जो भी कॉमन पीपल्स थे उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, उन्होंने अपना विरोध रोका नहीं था। तो द पैरेलल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बालिया इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बाय चित्तूर पांडे। पैरेलल गवर्नमेंट की भी स्थापना यहां पर की हुई दिखाई देती है। नहीं चाहिए ब्रिटिश का शासन, हम हमारा खुद का शासन यहां पर बनाएंगे। सेल्फ गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट, ये कंसेप्ट यहीं पर है। अभी पटेल, राजगोपालाचारी एंड कम्युनिस्ट जो भी पीपल थे, कम्युनिस्ट विचारवंत जो थे, उन्होंने इस मूवमेंट को अपोज किया। अभी यहां पर क्यों अपोज किया ये तो हमें डिस्कस नहीं करना है, बट इन्होंने, पटेल है, राजगोपालाचारी है या फिर कम्युनिस्ट लीडर या फिर पीपल थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट का अपोज किया। ये बात याद रखना है। किस मूवमेंट का? क्विट इंडिया मूवमेंट का। उषा मेहता, इन्होंने भूमिगत रहकर एक इलीगल रेडियो स्टेशन शुरू किया बॉम्बे से, और जहां से वो ब्रिटिशों के विरोधी कार्रवाइयां करती थी रेडियो से। The movement was finally crushed, जैसे मैंने कहा था। The Muslim League did not support the Quit India movement. याद रखो, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। उसके बाद उन्होंने अगस्त ऑफर में भी भारतीयों को, मतलब आईएनसी का सपोर्ट नहीं किया था, क्रिप्स मिशन में भी नहीं किया था, और इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम लीग नहीं उतरती, डिड नॉट सपोर्ट, ठीक है। अभी अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड अरुणा असफ अली वेयर द मूवमेंट लीडर्स। ये नए नाम सामने आते हैं, और ये कौन से नाम है? भूमिगत चळवळ के नाम, भूमिगत लीडर के नाम है, जिन्होंने कम्युनिकेशन को कोलैप्स करना, वायर्स कट करना, जैसे मतलब जिससे भी ब्रिटिशों के इंटरेक्शन में बाधा आए वो सारे काम इन लोगों ने किए। ऐसी क्विट इंडिया मूवमेंट थी। अभी इसके बाद क्या होता है? तो भारत में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो भारत में त्रिमंत्री योजना लागू की जाती है, ठीक है। त्रिमंत्री योजना के तहत भारत में अभी नेक्स्ट क्या चलेगा, क्या होगा, ये बातें यहां पर जांची जाती है और प्लान की जाती है, बट उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो लास्ट में यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की विभाजन का एक सिद्धांत रखते हैं। यहां पर भारत में उस समय 563 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब उस समय जो भी छोटे मोटे संस्थानिक राजा महाराजा थे उनके राज्य भी थे, और ऐसे भी कुछ प्रदेश थे जहां पर पूरा ब्रिटिशों का अमल था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशों के अंडर में जो प्रदेश था, एग्जैक्ट अंडर में, तो वहां पर तो उनको फ्रीडम दी जाएगी ऐसा कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, बट पार्टीशन के लिए जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर जो प्रोविंस थे जो अंडर में थे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान में जाना है या फिर भारत में रहना है, ये डिसाइड नहीं हुआ था। अभी लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा कि प्रिंसली स्टेट, अगर आपको लगता है कि आपने सेपरेट पाकिस्तान में जाना चाहिए, जो भी मोहम्मद इकबाल जी ने जो भी
अलग पाकिस्तान का जो हमें दिखता है कि जो भी प्रोविंस उन्होंने अलग राष्ट्र के लिए मांगे थे, अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में जाना चाहता है या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है तो पाकिस्तान में चला जाए, हिंदू भारत में रहना चाहता है तो भारत में रहे, या फिर उनको अलग अगर स्वतंत्र रहना है, ना भारत ना पाकिस्तान, खुद का अगर इंडिपेंडेंट स्टेट चालू रखना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी देखो 563 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। ये बहुत ही घटिया जैसा एक निर्णय था कि जिसके कारण आज भी हमारे भारत पाकिस्तान के दरमियान वाद चल रहा है कश्मीर को लेके। ठीक है, कश्मीर के राजा हरि सिंह, इन्होंने भी ऐसी ही डिमांड रखी थी पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं भारत में रहूंगा। अभी वहां के राजा हिंदू थे, हरि सिंह, राजा हरि सिंह, बट मेजर जो भी वहां पे जो कम्युनिटी थी वो इस्लाम धर्म की कम्युनिटी थी। तो यहां पर होता यह है कि वहां के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हो जाता है तो पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक करता है। अभी कश्मीर के ऊपर अटैक करने के बाद फिर राजा हरि सिंह को यह बात पता चल जाती है कि ये डेंजरस है, तो वो हरि सिंह सरदार जी के पास में आते हैं या फिर पंडित नेहरू जी के पास में आते हैं, भारतीय गवर्नमेंट के पास में आते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि हरि सिंह को मदद चाहिए रहती है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में, क्योंकि वो कश्मीर पर अटैक करने वाली होती है। अभी हरि सिंह को मदद करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट तभी राजी होता है जब वो पूरे कश्मीर को भारत में शामिल कर दे। इसी अर्थ पर पूरे भारतीय अड़े रहते हैं। अभी क्या होता है कि हरि सिंह भारत में शामिल होने का डिसीजन ले लेते हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारी पाकिस्तान की आर्मी भारत में कश्मीर के अंदर आ चुकी होती है। जो आज का पीओके है वो उसी का परिणाम है। तो यहां पर हमें दिखता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यहां पर मदद ली जाती है, उनका इंटरफेयर किया जाता है, और जहां पर भी पाकिस्तान की आर्मी जहां पर है वहीं पर रुके, भारत की आर्मी है जहां पर वहीं पर रुके, और वहीं से पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री कश्मीर में सेपरेट हो जाती है। तो 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है, और उससे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सेपरेट होता है। ये जो पीरियड है इसका बहुत लंबा इतिहास है। अभी ये आने वाले, समझो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आने वाले 3-4 साल का भी इतिहास पढ़ा जाए तो एक अलग से किताब बन सकती है, बट हमें इतने डिटेल्स में नहीं जाना है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत के पार्टीशन की योजना अमल में लाई गई। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जैसे रहने चाहते थे वैसे रह सकते थे। ठीक है, अलग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते तो पाकिस्तान में, भारत में शामिल होना चाहते तो भारत में। तो ऐसी ये योजना रखी गई थी माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो अभी यहां पर भारत स्वतंत्र हो जाता है। अभी इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इसके बाद भी कुछ अलग कंसेप्ट्स है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, या फिर पंचवार्षिक योजना है, पंचायत राज है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अभी क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारे कल के लेक्चर और आज के लेक्चर के बारे में कुछ सवाल पूछे गए एनडीए के एग्जामिनेशन में, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है। 2012 के एनडीए एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कम इनटू एग्जिस्ट, ये पॉइंट हमारा सही है, यहां पर इंक्लूड था, ये बात आपको याद रखनी है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर वेयर प्रोवाइडेड इन 6 प्रोविंसेस की भी बात हमने की थी। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड वेटेजेस वेयर फर्दर एक्सटेंडेड, ये भी बात उसमें इंक्लूड थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। आखिरी का जो स्टेटमेंट, द स्टेट वेयर कंपेल्ड टू एंटर द फेडरेशन, ये बात गलत है, क्योंकि वहां पर स्टेट्स पर कोई कंपेल नहीं किया गया था कि फेडरेशन में एंटर करें। तो आपका आंसर क्या रहेगा?
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी कॉल द ब्रेकिंग साल्ट लॉ वाज इन रिस्पॉन्स टू दी। अभी किसके लिए गांधी जी ने सॉल्ट का सत्याग्रह किया था, यह बात यहां पर पूछी गई है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब की हो चुकी थी? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यह आंसर रहेगा। खिलाफत मूवमेंट क्यों नहीं है? यह भी पहले ही हो चुका था, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होने वाली थी। तो ये सॉल्ट लॉ का जो मूवमेंट है ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के लिए था। इसकी शुरुआत सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत सॉल्ट लॉ ब्रेकिंग से ही शुरू होती है। तो आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इज करेक्ट? ये एक सवाल 2013 इंडिया एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इट स्टार्टेड विद गांधीजी's मार्च टू चंपारण, ठीक है। अंडर गांधी आयरविन एग्रीमेंट द कांग्रेस एग्रीड टू गिव अप सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। और तीसरा जो है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज क्वाइट सॉफ्ट टुवर्ड द गवर्नमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। 3 स्टेटमेंट। अभी चौथा, देयर वेयर नो वायलेंस इंक्लूड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। अभी आंसर क्या है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? यहां पर चंपारण से गांधी जी ने शुरू नहीं किया था, याद रखो। चंपारण सबसे पहले हो चुका था जब गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये जो सी ऑप्शन है, गवर्नमेंट वाज क्वाइट सॉफ्ट टुवर्ड्स मूवमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां पर हमें दिखाई देता है कि गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतीय लीडर्स ने उस पर उसका बहिष्कार कर दिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इसको सॉफ्टली नहीं लिया गया था, ये बात को सीरियसली लिया गया था करके गांधी आयरविन पैक्ट भी हमें आगे होता हुआ दिखाई देता है। अभी देयर वेयर नो वायलेंस इंक्लूड ड्यूरिंग द मूवमेंट, यहां पर वायलेंस भी होते। आंसर रहेगा बी, सही स्टेटमेंट है। अंडर गांधी आयरविन एग्रीमेंट द कांग्रेस एग्रीड टू गिव अप द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, यह बात याद रखनी है। आंसर रहेगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साल्ट सत्याग्रह। नमक का जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था उसके बारे में स्टेटमेंट्स है। इट वाज फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडिएंस, जी हाँ, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। देखो, गांधी जी ने लेडीज, वुमन, सारों को यहाँ पर, बाल बच्चों को, किसानों को, सारे लोगों को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाया था। ये मूवमेंट लार्ज स्केल पर यहाँ पर गांधी जी ने शुरू की थी। तो यहाँ पर हमें इस मास मूवमेंट में कौन सी साल्ट सत्याग्रह मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में यहाँ पर गांधी जी ने हमें वुमेन्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी सही है। गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद साल्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह का काम नहीं किया था, ये बात याद रखनी है। उन्होंने क्या काम किया था? वहां पर रेसिज्म के खिलाफ काम किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे पहले 2 स्टेटमेंट सही है। कौन से? फर्स्ट एंड 2। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट, होम रूल लीग, याद रखो। एनी बेसेंट, अभी इनको पहली वुमन ऐसी है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पदभार संभाला था, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1916 was presided by मदन मोहन मालवीय। ये लखनऊ पैक्ट वाला सेशन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और मुस्लिम लीग तीनों एक ही स्टेज पर आने के लिए तैयार होते। ये ऐसा कांग्रेस का सेशन था, लखनऊ सेशन। अभी तीसरा स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी प्रेसिडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस ओनली वंस एट बेलगांव इन 1924। यहां पर हमें दिखाई देता है ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी हमारा डाउट आता है दूसरे स्टेटमेंट पर, क्योंकि हमें पता नहीं है मदन मोहन मालवीय इन्होंने उस सेशन को उन प्रेसिडेंट पद संभाला था या नहीं था। तो याद रखो, लखनऊ का जो ये इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, इसमें ये नाम याद रखना है, अंबिका चरण मुजुमदार। इन्होंने इस लखनऊ सेशन का जो प्रेसिडेंट का पदभार था, इन्होंने संभाला था। आंसर रहेगा हमारा सी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही है। अभी 6 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम अर्लीएस्ट। यहां पर डेट्स याद रखनी है, तभी आप इसको अच्छे से लगा पाओगे सीक्वेंसली। अभी क्या होता है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट एंड साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ये बात अगर आपको पता है तो आप
जरूर इसका आंसर बता सकते हो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बात रखी गई थी कि भारत की जो भी हालचाल है, भारत में जो भी कंडीशंस है, इसका अभ्यास करने के लिए हर 10 साल बाद एक कमीशन भेजा जाएगा। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था। इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसमें वो जख्मी होकर उनकी मौत हो गई थी। साइमन कमीशन 1928 में आता है। तो ये रहेगा सबसे पहला। अभी इसके बाद आएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? 31 में, ठीक है। तो 31 में होती है, सितंबर 31 में, 1931 में। इसमें ही गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और यहां पर कम्युनल इलेक्टोरेट की बात रखी जाती है, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है कि कम्युनिटीज के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट रखे जाएंगे। तो दूसरा आएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा आएगा कम्युनल अवार्ड, और उसके बाद पूना पैक्ट आएगा जो गांधी जी और आंबेडकर जी के बीच में हुआ था। क्योंकि गांधी जी की आंबेडकर जी की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो थी डिप्रेस क्लास के लिए, वो गांधी जी को अमान्य थी करके पूना पैक्ट आखिरी में आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसा ऑप्शन है, ये है सी। ऑप्शन क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी हरिजन कैंपेन सॉट टू, ये 2014 एनडीए एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। स्टेटमेंट्स है अटैक ऑन कास्ट सिस्टम एज अ होल, सेंटेंस याद रखो। दूसरा है ओपन वेल रोड्स टेम्पल्स ईटीसी टू हरिजन, गांधी जी ने जो डिप्रेस क्लास के लिए शब्द यूज किया गया था हरिजन। एनकरेज सोशल वर्क अमंग हरिजन। अभी 3 स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन से है ये आपको बताना है। तो गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी डिप्रेस क्लास के लिए, किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। तो इसको यहां पर उन्होंने अमान्य किया था, नकारा था। गांधी जी कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे और उसको डिस्ट्रॉय करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अटैक कास्ट सिस्टम एज अ होल, हालांकि उन्होंने सबको बराबरी का दर्जा देना चाहा, बट कास्ट सिस्टम यहां पर रहना चाहिए। गांधी जी की बात हमें मूवीज में भी दिखाई जाती है। तो कास्ट सिस्टम को पूरे होल तरीके से डिस्ट्रॉय करने की या फिर उसके ऊपर अटैक करने की ये जो मांग थी, ये जो सेंटेंस है ये गलत है हरिजन कैंपेन के लिए। अभी आगे देखते हैं कि वेल्स रोड टेम्पल्स, ये जो था बराबरी में आने के लिए यहाँ पर टेम्पल्स की बात मैंने रखी थी, पूना पैक्ट के दरमियान हमने पढ़े थे। तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा। और उस पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने पूरा जीवन अपना किसके लिए लगा दिया था? हरिजन मूवमेंट चलाने के लिए। अनटचेबिलिटी मूवमेंट को शुरू कर दिया था गांधी जी ने। तो यहां पर हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट सत्याग्रह कॉल्ड बाय महात्मा गांधी सॉद। अभी यहां पर स्टेटमेंट्स है। वायोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ अलोंग कोस्टल इंडिया, भारत का जो भी किनारी प्रदेश था वहां पर ये वायोलेशन शुरू होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, अभी स्टेटमेंट आगे बढ़ते, अपवर्ड स्विंग व्हेन इट कम टू बी वर्किंग क्लास जॉइनिंग इन इट। अभी इसमें से हमें करेक्ट आंसर, करेक्ट कोड चूज करना है। अभी यहां पर हमें देखना है कि गांधी जी का सॉल्ट लॉ, उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए कौन से सही है। ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का एक पार्ट था। तो यहां पर कोस्टल इंडिया में ये गांधी जी ने ही शुरू किया था। कहां पर? दांडी में। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, उसमें वुमेन्स में भी पार्टिसिपेशन किया था। और वर्किंग क्लास जैसी भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो ये मूवमेंट एक एक्सरसाइज मोड पर आ जाती है। तो यहां पर हमें दिखता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा आंसर रहेगा? आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक रिवॉल्यूशनरी संगठन थी, एक्टिविटी करने वाली एक संगठन थी। अभी ऑप्शन दिए गए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लक्ष्मी सहगल। तो हमें याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे भगत सिंह जी का नाम जुड़ता है क्योंकि ये क्रांतिकारी थे और इसी संगठन के दरमियान उन्होंने यहां पर बहुत सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज भी की। सॉन्डर्स की हत्या या फिर
लाहौर असेंबली में बॉम्ब फेंकना, ये जो चीजें थी ये इसी के दरमियान हुई थी, इसी संगठन से रिलेटेड थी। और इसमें सबसे पहला नाम क्या था? भगत सिंह का। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जी आजाद, ये सारे इस पार्टी से रिलेटेड थे, इस संगठन से रिलेटेड थे। तो आंसर क्या रहेगा अपना? सी। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो किसने ऑर्गेनाइज किया था? कैप्टन मोहन सिंह। टू फाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमें यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। तो याद रखो उस समय में ये आर्मी सिंगापुर में बनी थी, ठीक है। और दूसरे महायुद्ध में जापान में जो भी भारतीयों को कैद किया गया था, या फिर जापान जर्मनी, ये जो गठ था, दूसरा गठ था जो ब्रिटिशों के अगेंस्ट में लड़ रहा था, इन्होंने जिस भी भारतीयों को पकड़ा था उन सारे भारतीयों की मिलाकर ये आर्मी बनी थी, इंडियन नेशनल आर्मी। और ये इंडियन नेशनल आर्मी किसके अगेंस्ट में लड़ रही थी? तो वो थे द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में जो भी ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो याद रखना है, आंसर रहेगा बी। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉ फॉर दी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने सबसे पहली जो मैसिव मूवमेंट यहां पर शुरू की थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कहां पर विड्रॉ की गई, किस घटना के बाद विड्रॉ की गई? तो वो है चौरा चौरी इंसिडेंट्स। मैंने आपको बताया था पूरी चौरा चौरी की जो पूरा पुलिस स्टेशन था वो पूरा का पूरा जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस लोगों की मौत हो जाती है। एक अहिंसा वाली घटना थी और गांधी जी को अहिंसा नहीं चाहिए थी। ये एक हिंसक घटना थी और गांधी जी को अहिंसा चाहिए थी, करके इस घटना के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्वाइट कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया गांधी जी द्वारा। आंसर रहेगा बी, चौरी चौरा इंसिडेंट्स। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।